बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे इस चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने जैसे ही आखिरी सिलाई लगाई तो मशीन से धागा तोड़कर फ्रॉक को अपने सामने फहराया और ये देखकर खुश हो गया कि फ्रॉक बहुत खूबसूरत बना था और जितना खूबसूरत इसका कपड़ा था वो सिलकर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तैयार हुआ था। इस लड़की ने जैसा डिज़ाइन कहा था हूबहू वैसा ही डिज़ाइन तैयार हुआ था। अब्बा जान को वो 2 घंटे लगाकर सारा डिज़ाइन समझा कर गई थी और इसके बाद अब्बा ने मुझे समझाया। अब्बा तो ये फ्रॉक को तैयार करना चाहते थे लेकिन इनकी तबीयत की वजह से इन्हें मैंने ये करने नहीं दिया। अब्बा को मुझ पर इस बात का शक था कि कहीं मैं इस फ्रॉक के ऊपर कोई काम ख़राब ना कर दूँ। लेकिन अब जब मैंने अपनी मेहनत को इस तरह इतने अच्छे अंदाज में अपने सामने देखा तो खुद को ही शाबाश देने का दिल चाहा। मुझे यकीन था कि अब्बा जब सुबह ये फ्रॉक देखेंगे तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ताकीद की थी कि फ़्रॉक अच्छा तैयार होना चाहिए, कोई भी टांका ख़राब ना हो, कहीं से भी फिटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब्बा की वो पुरानी कहावत थी, इसी वजह से वो अब्बा पर भरोसा करती थी और महंगे से महंगा कपड़ा भी अब्बा को दे जाती थी। हालांकि अब्बा अब अपनी बीमारी के बायस बहुत कम काम करते थे लेकिन फिर भी वो अब्बा के अलावा किसी के हाथ का सिला हुआ कपड़ा पहनना पसंद नहीं करती थी। यही वजह थी कि अब्बा से इसे काम से इनकार भी नहीं करते थे और इसका काम छट पकड़ लेते थे। हालांकि दूसरों के मुकाबले में अब्बा की उजरत भी कम थी। इस बात पे मेरा और अब्बा का अक्सर हो जाता था। मैं इन्हें कहता कि जितनी उजरत आप लेते हैं इसे डबल ट्रिपल दूसरे सिलाई वाले देखते हैं, ना जाने आप इतना कम क्यों देते हैं। जबकि अब्बा धीमे से मुस्कुरा कर मुझे सिर्फ इतना ही कहते, बेटा हमेशा हलाल रिज़्क की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ज़्यादा मुनाफा रख कर लोगों का काम करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके खुद भी एक दिन बेजार हो जाओगे। इसलिए जितना मिल रहा है इतने में ही खुश रहना सीखो। अब्बा की ये कनात पसंदें मुझे तो पसंद नहीं आती थी क्योंकि हमारे घर के हालात तो जूं के जूं ही थे, लेकिन अब्बा अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ताहम मेरे ख्यालात कुछ और थे। इसी वजह से मैं अब्बा के एहतराम में कभी कभार चुप कर जाता, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं अपना इतना ही मुनाफा रखूंगा जितना कि मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन अब्बा के साथ काम करने का यही तो नुकसान था, अब्बा इससे ज़्यादा मुनाफा रखने ही नहीं देते थे और मैं चूँकि अभी अपनी दुकान ले सकता था इसीलिए अब्बा के साथ ही बैठकर काम करता था। मुझे वैसे भी ये काम शुरू से कुछ पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अब्बा की तबीयत ख़राब होती गई तो मैंने इस काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। अब्बा यूँ तो बिल्कुल ठीक थे लेकिन जब भी मौसम बदलता तो इन्हें दमे का मसला शुरू हो जाता। इसी वजह से अब्बा की तबीयत काफ़ी दिनों तक ख़राब रहती थी। ज़रा सी तबीयत संभलती तो कुछ दिन ठीक गुजरते लेकिन दोबारा से फिर इन्हें यही मसला हो जाता। अब्बा ने गाँव के हकीम से ही दवा लेकर अपना इलाज किया लेकिन इसके साथ भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अम्मा अब्बा के लिए देसी टोटके आजमाती रहती हैं और इन्हें तरह तरह के जो शानदे बनाकर देती, लेकिन अब्बा की तबीयत अपने वक्त पर ही संभलती थी। अब भी चूंकि मौसम की वजह से अब्बा को दमे का मसला था, इसी वजह से मैंने इन्हें वक्त से घर भेज दिया और कहा कि आप जाकर आराम करें, मैं ये फ्रॉक मुकम्मल कर लूँगा। अब्बा को मुझ पर यकीन तो नहीं था, ताहम जाते जाते वो मुझे कई तरह की ताकीद करके गए थे और अच्छी तरह डिज़ाइन समझा कर गए थे। मैं चूँकि उस दिन भी पास ही बैठा हुआ था जब इस लड़की ने अब्बा को डिज़ाइन समझाया था, इसीलिए आज मैंने वो सब कुछ सोचते हुए इस तरह को इसको तैयार किया और अब जब अपने सामने अपनी मेहनत को इतने अच्छे अंदाज में एक शाहकार बनावा देखा तो खुद को दाद दिए बगैर नहीं रह सका। मैंने वक्त देखा तो अब काफ़ी टाइम हो चुका था और रात भी गहरी हो रही थी। बाहर मौसम भी काफ़ी ख़राब लग रहा था क्योंकि शाम से ही बादल हो रहे थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश खूब बरस रही है। काम के दौरान तो मुझे बारिश का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन अब बरसती हुई बारिश को देखकर मैंने घर जाने का इरादा मौकूफ़ किया। यही सोचा कि जब बारिश रुकती है तो फिर जाता हूँ। अभी बारिश को देखकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठा ही था कि इतनी देर में दुकान के बाहर मुझे कुछ खटके की आवाज़ आई। मैं एकदम चौंक गया और फ़ौरन पूछा, कौन है?
कौन है वहाँ पर? मेरे पूछने पर मेरे सामने एक लड़की आ खड़ी हुई। उसने काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी और इसमें से इसकी आंखें जो हल्की हल्की सुर्ख हो रही थी मुझे दिखाई दे रही थी। इस लड़की ने अपना आधा चेहरा इस चादर से छुपा रखा था। रात को इस वक्त इस लड़की को जो अचानक तन्हा अपने सामने देखकर मैं दंग रह गया और थोड़ा सा घबरा गया। इस लड़की के कपड़े भीगे हुए थे और मुंह इस वक्त हल्का हल्का कांप रही थी। मैंने इसकी हालत को देखते हुए इससे पूछा, कौन हो तुम और रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे अंदाज को महसूस करके वो धीमी सी आवाज में बोली, मैं मुसाफिर हूँ, इस वक्त रास्ता भटक गई हूँ, अपने मामे के घर जा रही थी। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, मुझे मालूम नहीं पड़ा और मैं गलत रास्ते की तरफ चल पड़ी। चलते चलते इस तरफ निकल आई, बारिश में भी भीग गई और अब मुझे बुखार हो गया। इस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ देर के लिए अपनी दुकान में बैठ लेने दें। इस वक्त इर्द गिर्द मुझे कहीं पर भी कोई पनाहगाह नज़र नहीं आ रही जहाँ पर बैठकर मैं कुछ देर वक्त गुजार लूँ। इस लड़की ने कपकपाए हुए लहजे में जवाब दिया तो मैंने फ़ौरन इसे एक तरफ बैठने के लिए कहा। इसके कपड़े वाकई बहुत भीग चुके थे और इसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि इसका बुखार शदीद है। मेरे पास इस वक्त जहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं था जो मैं इसे ओढ़ने के लिए दे देता, तब मैंने एक तरफ पड़ी हुई एक फालतू चादर जो अब्बा ने कपड़े इस्त्री करने के लिए रखी हुई थी वो इसे दे दी। इसने इसे फ़ौरन इसे अपने ऊपर लपेट लिया, लेकिन चूंकि इसके कपड़े गीले थे इसी वजह से इस पर कपकपाहट तारी हुई थी। वो लड़की सिमट पर कर बैठी हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद वो कपकपा रही थी और इसी से मुझे इसकी हालत का अंदाज़ा हुआ था। मैंने कुछ लम्हे सोचा और फिर इसे वहीं बैठने का कहा कहकर मैं फ़ौरन दुकान से बाहर निकल आया। ना जाने इसे राहत मिली थी या बुखार की शिद्दत की वजह से वो गुनूदगी में चली गई थी। इसने मेरी बात के जवाब में सर तक नहीं लाया। मैं फ़ौरन करीब बने हुए मेडिकल स्टोर की तरफ चला आया। ये छोटा सा मेडिकल स्टोर था और यहाँ से ज़रूरत की दवा मिल जाती थी। मैंने इससे दवा ख़रीदी और लाकर इस लड़की को दी। इसने शुक्रिया कहते हुए वो दवा खा ली। बारिश तो अब रुक चुकी थी, लेकिन मैं अब इस लड़की की वजह से घर पर नहीं जा सकता था क्योंकि वो सोई हुई थी। कुछ देर के बाद जब उसकी आँख खुली तो मैंने इसे कहा कि यहाँ तुम बेआराम हो रही हो, ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो, एक तो जाकर कपड़े तब्दील कर लेना और दूसरा आराम से सो जाना। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, सुबह तक तुम बेहतर हो जाओगी। मेरी बात सुनकर उसने सर हिला दिया और मेरे साथ उठकर चल पड़ी। मैं इसे घर लेकर आया तो अम्मा ने हैरानी से इसे मेरे साथ आता देखा। मैंने अम्मा को सब कुछ बताया तो वो इसे लेकर मेरी बहन के कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं अब्बा का हाल अहवाल मालूम करने इनके पास आ गया और इन्हें इस फ़राक के बारे में बताया। अब्बा ये जानकर बहुत खुश हुए कि मैंने इनकी मदद के बगैर भी इतना बड़ा काम कर लिया था। ताहम मेरा ध्यान इस लड़की की तरफ लगा हुआ था जिसे मैं अपने घर ले आया था और जो इस वक्त मेरी बहन के कमरे में मौजूद थी। ना जाने कौन थी, अकेली कहाँ जा रही थी और कैसे रास्ता भटक गई। अगर इसे रास्ते का मालूम नहीं था तो फिर अपने घर से अकेले क्यों निकली थी? मुख्तलिफ सोचें मेरे जहन में चकरा रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि इनका जवाब इससे कैसे हासिल करूं। लेकिन फिर मैंने खुद को ये कहकर झटक दिया कि आखिर वो एक लड़की ही तो है और मुसाफिर है, आज रात रुकेगी, सुबह चले जाएगी। इसीलिए मैंने अपने कमरे में आकर सोने को तरजीह दी और कुछ ही देर के बाद नींद की वादियों में उतर गया क्योंकि पहले ही बहुत रात हो चुकी थी और मुझे अब गहरी नींद आ गई थी। बारिश के बायस अगले दिन भी मौसम काफ़ी खुशगवार था। रात की बारिश ने हर चीज़ को महका दिया था। मैं जब उठकर आया तो वो लड़की बाहर मेरी बहन के साथ ही बैठी हुई थी। इसे देखकर अचानक मुझे इसके बारे में याद आया, वरना पहले तो मेरे जहन से वो बिल्कुल निकल चुकी थी। मैंने इससे इसका हाल अहवाल पूछा तो इसने आहिस्ता से सर हिलाकर कह दिया कि बुखार पहले से कम है लेकिन अभी भी मौजूद है। इसने शायद मेरी बहन के कपड़े पैर रखे थे जो इसे काफ़ी ढीले ढाले लग रहे थे। तहम वो बड़े मुतमईन से अंदाज में हमारे सेन में बैठी हुई थी और मेरी बहन से बातें कर रही थी। अपनी बहन को नाश्ते का कहकर मैं नहाने चला गया और फिर नाश्ता के बाद मैंने इसे कहा कि अगर तुम कहीं पर जाना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन वो एकदम परेशान सी नज़र आने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं अपने मामे की तरफ नहीं जाना चाहती। मेरा मामा अच्छा इंसान नहीं है, मेरी सौतेली माँ का भाई है और वो मुझे बहुत मारता पीटता है।
میں ادھر نہیں جانا چاہتی۔ اس نے ایک دم خوفزدہ ہوتے ہوئے انکار کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، وہاں پر کیوں نہیں جا رہی؟ تو وہ کہنے لگی اماں میری شادی ایک ایسے برے شخص سے کروانا چاہتی ہے جو نشہ کرتا ہے، اور میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اسی لیے مامے کی طرف جا رہی تھی کہ کچھ دن ماموں کے پاس رہ لوں گی اور اماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مامے کو اپنی طرف سے راضی کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن چونکہ بارش کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گئی، اسی وجہ سے میں نے یہی سوچا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اب میں کچھ دن یہاں پر گزارنا چاہتی ہوں، اگر تمہاری اماں کی اجازت ہو تو کیا میں یہاں پر رہ سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے اتنی لجاجت سے کہا کہ میں اسے نہ کر نہیں بول سکا، جبکہ میں نے اسے صرف اتنا ہی کہا تم اماں سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر میں دکان پر چلا آیا۔ ابا تو پہلے ہی دکان پر موجود تھے، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے آؤ بھائی آؤ احمد، تم نے خوب کام کیا، میں نے وہ فراق دیکھی ہے اور میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ تم نے بہت عمدگی کے ساتھ اور نفاست سے اسے تیار کیا ہے۔ ابا نے میرے کام کی تعریف کرتے ہوئے 100 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھایا، جسے میں نے ناسمجھی سے پکڑا اور ابا کی طرف سوالیہ نظروں پر سے دیکھنے پر ابا مجھے کہنے لگے بیٹا یہ تیرا انعام ہے، تو نے میرے بغیر پہلی بار اتنا اچھا اور قیمتی کپڑا سلائی کیا ہے کہ جس میں مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی نقص نظر نہیں آیا، اسی وجہ سے میں نے اپنی طرف سے تمہیں یہ انعام دیا ہے۔ ابا کی اتنی تعریف پر میں بے اختیار میری آنکھیں بھیگ گئی اور میں ان کے گلے لگ گیا اور کہا ابا آپ کی تعریف ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے، مجھے معلوم تھا کہ آپ کو میرا کام ضرور پسند آئے گا۔ میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو ابا بھی مسکرا دیے اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مجھے کہنے لگے چلو اب تم بھی اپنا کام پکڑو اور بیٹھ جاؤ، کام وقت سے کرو تاکہ گاہک کو کوئی شکایت نہ ہو۔ ابا کا اصول تھا کہ وہ ہمیشہ وقت سے کام کر کے گاہک کو واپس کرتے تھے، وہ کبھی بھی بہانہ نہیں بناتے تھے اور نہ ہی کبھی وہ ایسا کام پکڑتے تھے جو وہ کر نہ سکتے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی ارد گرد مارکیٹ میں بھی اچھی خاصی عزت تھی اور لوگ ابا کو بہت پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کے پاس کبھی کام ختم نہیں ہوا، ہمیشہ ابا کے پاس کام کی برکت رہتی تھی۔ میں بھی یہ سب سوچتے ہوئے اپنی سلائی مشین پر جھک گیا اور کام کرنے لگا۔ اسی دوران ابا کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگے، تو میں نے انہیں رات ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ ابا کہنے لگے یوں تو مجھے اس لڑکی کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جوان بچی ہے، لوگ باتیں کریں گے، بس اسی بات پر ڈر لگتا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا کتنا شریف اور دیانتدار ہے، لیکن دنیا کو تو باتیں کرنے کا موقع چاہیے، اس لیے میں گھبرا جاتا ہوں۔ ابا کی بات کو میں سمجھتا تھا، اسی لیے خاموشی سے سر چکا دیا اور کام کرتا رہا، تاہم ابا کے چہرے پر ایک سوچ کی لکیریں واضح نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہے تھے، لیکن مجھے اندر کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شام کو جب میں دکان بند کر کے گھر آیا تو وہ لڑکی گھر پر ہی موجود تھی اور اماں اور میری بہن کے ساتھ کچن میں ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اماں بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں جب مجھے کھانا دینے کے لیے آئی تو میں نے ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو ماں کہنے لگی ابھی وہ کچھ دن یہیں پر رہنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اسے اجازت دی تھی، وہ اپنی ماں سے ڈرتی ہے، اس کی سوتیلی ماں اس کی شادی کسی بوڑھے سے کروانا چاہ رہی ہے اور بچی اس بات پر راضی نہیں۔ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور بہت سمجھدار ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی بھی کسی ایسے لڑکے سے ہو جو سمجھدار ہو، جوان ہو اور خوبصورت ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو اگر کچھ دن یہاں پر رہ جانے سے اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے۔ اماں نے مجھے تفصیل سے جواب دیا تو میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے کھانے کی طرف اپنی توجہ کر لی۔ تاہم اس لڑکی کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی اور چہکتی ہوئی آواز مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی طرف متوجہ کر لیتی اور میں بے اختیار اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ نہ جانے نہ یہ میرے دل کا چور تھا، یہ میری نظروں کی چوری تھی،
पता नहीं क्या बात थी, लेकिन मुझे इस लड़की को यूं देखना अच्छा लग रहा था। इसकी हंसी बार बार मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन मैं कुछ देर के बाद ही खाना खाकर अपने कमरे में आकर लेट गया। वहाँ आने के बाद भी इस लड़की का ख्याल मेरे दिमाग से ओझल नहीं हुआ था। इसे सोचते हुए ही मैं नींद की वादियों में उतर गया था। अम्मा ने इसे वहाँ रहने की इजाज़त तो दे दी थी और वो बड़ी बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर रह रही थी। इसे यहाँ पर आए हुए अब 2 दिन हो चुके थे और मुझे भी जैसे अब इसकी आदत होती जा रही थी। मैं जब शाम को घर जाता तो मैं मेरी बहन के साथ ही बाहर सीन में बैठी हुई थी और बातें कर रही होती। इसकी चहकती आवाज़ और खिनखिनाती हंसी मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करने ना करती। ना जाने इसने ऐसा कौन सा जेवर पहना हुआ था जिसकी हल्की हल्की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने 1-2 बार के बाद नज़र उठाकर इसे नहीं देखा कि कहीं इसे ऐसा महसूस ना हो कि मैं जानबूझकर इसे ताड़ रहा हूँ। इस लड़की को यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और इसी 1 हफ्ते के दौरान मौसम मुसलसल ख़राब ही रहा था। तकरीबन हर रोज़ ही बारिश हो रही थी। अम्मा को घर की छत की फिक्र थी क्योंकि हमारे घर की छत कच्ची थी और ज़्यादा बारिश इसके लिए नुकसानदेह थी। और वही हुआ, अम्मा को जिस बात का डर था, एक दिन तेज़ बरसती हुई बारिश में सारी छत गिर गई। वो तो शुक्र है कि हम इस कमरे में मौजूद नहीं थे और दूसरे भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हो सका। लेकिन अम्मा के दिल में एक डर बैठ गया था और वो अब अब्बा से इसी बात का इसरार कर रही थी कि किसी से रकम कर्जा लेकर कमरों की छतें तब्दील करवा ली जाएं, वरना हर साल बारिश में जितना नुकसान होता है अब मुझे डर ही लगा रहता है कि कहीं कोई इस छत के नीचे ना आ जाए। लेकिन अब्बा कर्जा लेने के हक में नहीं थे। इन्हें मालूम था कर्जा सर पर चढ़ जाए तो फिर इसे उतारना मुश्किल हो जाएगा। अब्बा का यही कहना था कि वो कुछ और हल सोचते हैं, लेकिन मुझे भी मालूम था अब्बा के पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि वो एकदम से कमरे की छतें तब्दील कर लें। वो तो जितना कमाते थे तकरीबन उतना ही घर पे खर्च हो जाता था। एमरजेंसी के लिए थोड़े बहुत पैसे इनके पास रखे होते थे, लेकिन वो भी कभी कभार काम ना होने की वजह से यूं ही निकल जाते थे। अब्बा इसी परेशानी में दुकान पर बैठे हुए थे और मैं भी अपने काम में मसरूफ़ था, लेकिन कोई हल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शाम के वक्त जब मैं दुकान बंद करने लगा, आज मैं अब्बा के साथ ही घर वापस जा रहा था। अब्बा मेरे इंतज़ार में दरवाजे के करीब ही खड़े थे। मैंने चीज़ें समेटनी शुरू की तो मुझे एक कोने में रखी हुई एक थैली नज़र आई। इस थैली में सबसे अजीब बात इसका रेशमी रंग का कपड़ा था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था और ना ही कभी दुकान पर सिलाई किया था। मैंने हैरत से इस थैली को उठा लिया। वो काफ़ी भारी मालूम हो रही थी। मैंने इसे जब खोल कर देखा तो इसके अंदर अच्छी खासी रकम मौजूद थी। मैं हैरान रह गया। अब्बा भी हैरानी से इस थैली की तरफ देख रहे थे और मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर कहने लगे, जी इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? जबकि मैंने कंधे उचका कर लाइलमी का इजहार किया, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि ये रकम कहाँ से आई। अब्बा ने इस थैली को थाम दिया और कहने लगे, आओ घर जाने से पहले मस्जिद में ऐलान करवा देते हैं। अगर किसी की रकम गुम हुई हो तो वो आकर खुद ही निशानी बता कर ले जाएगा। मैं भी कुछ सोचता हुआ इसके साथ ही चल पड़ा। हालांकि इतने ज़्यादा पैसे देखकर मेरा दिल थोड़ा सा बेईमान तो हो रहा था, लेकिन अब्बा की बात अपनी जगह ठीक थी। ना जाने कि किसकी रकम थी और इसे इस रकम की कितनी ज़रूरत होगी। अगर इसे रकम ना मिली तो वो कितना परेशान होगा, मैं ये समझ सकता था। इसीलिए अब्बा के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अब्बा ने मौलवी साहब से ऐलान करवाया और इन्हें कहा कि जब कोई आपसे रब्ता करे तो मेरा नाम बता दें, मैं निशानी पूछ कर इसे रकम दे दूंगा। अब्बा ने अपने तौर पर तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और हम घर की तरफ आए। ताहम मैं मुसलसल इस रकम के बारे में सोच रहा था। गांव में किसी के पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं हो सकती, तो फिर वो रकम वहाँ पर आई कैसे और किसकी होगी? मेरे जहन में मुनफरिद सवालात चकरा रहे थे, लेकिन इनका जवाब किसी के पास भी नहीं था।
घर आकर अब्बा ने वो रकम जब अम्मा को थमाई तो अम्मा हैरान रह गई। वो कहने लगी, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? इस वक्त मेरी बहन और वो लड़की भी करीब ही मौजूद थे और हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। अब्बा ने मुख्तसर सारी बातें अम्मा को बताई तो अम्मा कहने लगी, अरे कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी रकम यूँ आपकी दुकान पर छोड़ दें, जबकि यहाँ पर गांव में तो इतना कोई साहिब हैसियत भी नहीं है कि जिसके पास इतनी रकम ज़्यादा मौजूद हो। अम्मा के अपने अंदाजे थे और अब सब अपने अपने अंदाज से सोच रहे थे। ताहम अम्मा ने वो रकम हिफाजत से रख ली और मैं इसी सोच विचार में था कि अगर रकम देने कोई भी ना आया तो फिर इन पैसों का क्या होगा। काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन रकम लेने के लिए कोई भी नहीं आया। यही वजह थी कि मैंने अम्मा से कह दिया कि आप अब्बा से कहें कि वो रकम इस्तेमाल में ले आए। अगर कोई रकम का वारिस मिल निकल आया तो फिर हम इसे थोड़ी थोड़ी करके अदा कर देंगे, लेकिन चूँकि अब हमारे घर की छतें ख़राब हैं और हमें इस रकम की ज़रूरत है तो आप अब्बा से बोलें इसे इस्तेमाल कर लें। अम्मा ने अपने तौर पर बहुत ज़ोर लगाया लेकिन अब्बा इस बात के लिए नहीं माने। उनका यही कहना था कि अगर कोई वारिस निकल आया तो मुझसे रकम का बंदोबस्त ना हो सका तो फिर क्या होगा। अभी हम अपने अपने तौर पर अब्बा को समझा रहे थे लेकिन अब फिर वो लड़की भी अब्बा से कहने लगी कि आप ये रकम इस्तेमाल कर लें, हो सकता है अल्लाह ने गैबी तौर पर आपकी मदद की हो। आपने तो अपने तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और इस रकम के वारिस के बारे में मालूम करना चाहा, लेकिन जब कोई भी नहीं मिला तो फिर आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्बा ने इसकी बात सुनकर सर हिला दिया और कुछ दिन और इंतज़ार किया, लेकिन जब कोई वारिस नहीं मिला तो अब्बा ने भी इस रकम को घर की छत तब्दील करवाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। घर का काम तो मुकम्मल हो गया और छतें तब्दील हो गई और एक मुस्तकिल परेशानी से निजात मिल गई। इस रकम का अभी तक कोई वारिस नहीं आया था, लेकिन आजकल घर में एक और परेशानी चल रही थी। वो मेहमान लड़की जिसका नाम कायनात था आजकल बीमार थी, ना जाने इसे क्या हो गया था। वो हर वक्त बुखार में तपती रहती। अम्मा ने इसे इलाके की डिस्पेंसरी से दवाई भी ला कर दी थी, लेकिन इसकी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। इसे बुखार हो जाता और इतना शदीद हो जाता कि वो बिस्तर से ही लग जाती और फिर इसमें उठने की हिम्मत भी बाकी नहीं रहती थी। अम्मा इसके हवाले से काफ़ी परेशान थी क्योंकि जवान जान लड़की थी और इस घर में मेहमान थी। ना जाने कब इसके घर वाले इसे ले जाते, इसके घर वालों को क्या जवाब देते। यही सोचकर अम्मा ने आज मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, बरगद के पेड़ वाले बाबा जी को बुलवाओ। सुना है इनके दम से बहुत ज़्यादा ताकत है और वो बीमारों को अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। अब डिस्पेंसरी की दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हो सकता है इनके दम से इसे आराम आ जाए, क्योंकि मुझे शक है कि इसको नज़र लगी होगी। इतनी खूबसूरत तो है। वो अम्मा ने मुझे कहा तो मैं फ़ौरन ही बाबा जी को लेने के लिए चल पड़ा, क्योंकि मुझे खुद भी इसकी तरफ से काफ़ी परेशानी थी। दिनों में ही वो मुरझा कर रह गई थी और इसका चेहरा बिल्कुल पीला जर्द पड़ चुका था, इसीलिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। बाबा जी को घर ला कर जब इस लड़की को दम करवाया तो दम करते करते बाबा जी एकदम चौंक गए और रुककर गौर से कायनात को देखने लगे। बाबा जी ने कायनात को जब दम किया तो इस वक्त वो अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। एकदम वो बिस्तर से नीचे गिरी। वो इतनी ज़ोर से गिरी थी लेकिन इसकी आवाज़ तक नहीं निकली थी, वरना इसे कहीं पर चोट लगी। बाबा जी हैरानी से इसे देख रहे थे। मैं जो कि बाबा जी के करीब ही मौजूद था, इनके तासुरात देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बाबा जी ऐसा क्यों देख रहे हैं। और फिर जब मैंने इनसे पूछा तो इनकी बात ने मेरे पैरों तने से ज़मीन सिरका दी। बाबा जी कहने लगे, ये लड़की तो एक जिनजादी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। बाबा जी के कहने पर मैं दंग रह गया और इन्हें कहा, नहीं बाबा जी, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ये जिनजादी नहीं है, एक इंसान ही है। ये तो बस बुखार की वजह से ये ऐसे लग रही है। जबकि कायनात मेरे सामने ही मौजूद थी और खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसने एक बार भी बाबा जी की बात की तरदीद नहीं की थी। बाबा जी कहने लगे, नहीं, मेरा इल्म मुझे धोखा नहीं दे सकता, मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। ये लड़की जिनजादी है और मैं ये बात अच्छे से जान गया हूँ।
ये इसीलिए ठीक नहीं हो पा रही कि इसके जिन्नात ने इसके ऊपर अमल किया हुआ है, इसकी वजह से ये मुस्तकिल बीमार है। जब तक वो अमल ख़त्म नहीं होगा तब तक के ठीक नहीं होगी। इस अमल की सख्ती की वजह से इसे ये बीमारी लगी हुई है, और अगर ये चाहती है तो मैं वो अमल ख़त्म कर सकता हूँ। अगर ये जो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है तो तब भी मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर रहना चाहती है तो तब भी मैं इसका साथ दे सकता हूँ। अब ये फैसला इसके ऊपर मुनहसर करता हूँ। बाबा जी ने ये कहकर अपना सामान समेटा और उठ खड़े हुए। अम्मा के लिए भी इनकी बात मेरे लिए बहुत परेशान कर देने वाली थी। वो परेशानी से कभी बाबा जी को देखती हैं और कभी कायनात की तरफ। हैरत की बात तो ये थी कि सारे मामले में कायनात बिल्कुल खामोश थी और अब तक कुछ ना बोली थी। यही वजह थी कि बाबा जी की बात पर मुझे यकीन होने लग गया था। बाबा जी के वहाँ से जाते ही मैंने कायनात से पूछा, क्या बाबा जी सच कह रहे हैं तुम एक जिनज़ादी हो? देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताना। मैंने कायनात से एक आस और उम्मीद से पूछा कि जैसे वो इस बात से इनकार कर देगी कि नहीं बाबा जी गलत बयान कर रहे हैं, मैं कोई जिनज़ादी नहीं। लेकिन इसके इकरार ने तो मुझे बिल्कुल भी हैरत ज़दा कर दिया। वो कहने लगी, हाँ मैं एक जिनज़ादी हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इतने दिनों से अपनी हकीकत आपसे छुपाई। कायनात ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए इस बात का एतराफ़ किया तो मैं और अम्मा हैरत और खौफ के मारे इसकी शक्ल देख के रह गए। जबकि वो कुछ दिन खामोश रहने के बाद कहने लगी, मैं आप लोगों को झूठ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी थी, इसलिए मजबूरन मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैं एक जिनज़ादी हूँ और जिनसत की दुनिया से यहाँ पर आई हूँ। मैं अब वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती, इसीलिए अपनी शनाख्त छुपा कर यहाँ पर रह रही थी। कायनात ने कहा तो मैंने इससे दुख भरे लहजे में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पहले दिन से तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हें कम अज़ कम हमें हकीकत तो बतानी चाहिए थी, क्या मामला है कि तुम यहाँ पर अचानक चली आई हो? मैंने कायनात से पूछा तो वह कहने लगी, दरअसल मेरे अब्बा का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था, तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरा बाप भी मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे बाप की सारी जायदाद मेरे नाम पर थी जो मेरी माँ को नहीं मिल सकती थी। यही वजह थी कि मेरा सौतेला बाप मुझसे नफरत करता था और मैं उनकी नफरत को शुरू से ही पहचान रही थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि इनसे बच कर रहूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि जहाँ वो मुझे तन्हा देखेंगे मुझे मार डालेंगे। लेकिन अभी तक तो इन्हें मौका नहीं मिला था, और अब जब उन्हें मौका मिला और उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं बहुत मुश्किलों से वहाँ से भाग आई हूँ और इस दुनिया में आ गई। मैं अब जिन्नात की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। मैं वहाँ से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मेरा वहाँ का दिल नहीं लगता। मेरा वहाँ पर कौन है? माँ से जब मिलना होगा उन्हें यहीं पर बुलवा लूँगी, लेकिन माँ भी मेरे सौतेले बाप की है, इनकी भी मोहब्बत सिर्फ इन्हीं के लिए है, इसलिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला। मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कायनात ने अपने बारे में सब कुछ बताते हुए आखिर में हमसे माफ़ी मांग ली तो मैं और अम्मा हैरान रह गई। और कुछ देर के बाद वो दोबारा कहने लगी, मेरा अब आप लोगों के साथ दिल लग गया है। आप लोगों की मोहब्बत और अपनायत देखकर मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसे अपना घर समझने लगी हूँ। कायनात ने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा है तो इसकी तरफ देखता रह गया। ना जाने मुझे क्या ख्याल आया कि मैंने इससे पूछा, इन पैसों की थैली से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं? मेरे दिल में जो ख्याल आया था मैंने अचानक ही पूछ डाला तो कायनात मुझसे नजरें चुराने लगी और मुझे यकीन हो गया कि वो रकम कायनात नहीं रखी थी। वो कहने लगी, हाँ वो रकम मैं नहीं रखी थी। मैंने जब आप लोगों को इतना परेशान देखा और घर की हालत देखी तो मेरा दिल किया कि मैं आपकी मदद करूं, इसलिए मैंने वहाँ पर रकम रख दी ताकि आप लोग अपने घर का काम करवा सकें। और मुझे बहुत खुशी हुई जब वो पैसे आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए। कायनात में खुशी से लबरेज लहजे में कहा तो अम्मा इसे ढेरों दुआएं देने लगी और कहने लगी कि अगर तुम पहले दिन से ही मुझे सच बता देती तो आज तुम इस तरह बीमार ना होती। जबकि वो कहने लगी, नहीं ये बीमारी नहीं है, मुझे मालूम है मेरे सौतेले बाप ने ही रिजान लेने के लिए मुझ पर अमल करवाया है और जब तक इसका अमल ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इसी तरह बीमार रहूँगी। कायनात ने नकाहत भरे अंदाज में कहा तो अम्मा इसे देखती रह गई। ताहम मैं इससे नाराज़ था। आखिर इसे क्या ज़रूरत थी कि वो मुझसे सच छुपाती? इसे चाहिए था कि वो मुझे तो अपने बारे में सब कुछ बताती, लेकिन नहीं, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझसे भी सच छुपाया। कायनात के बारे में मैंने अब्बा को भी सब कुछ बता दिया था।
अब्बा जी ये सुनकर बहुत हैरान हो गए थे। ताहम इनका यही कहना था कि अगर वो नहीं जाना चाहती तो इसे यहीं पर रहने दो, हम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसकी जान को ख़तरा है और वैसे भी मुझे वो अपनी बेटियों की तरह अजीज़ हो गई है। जिस तरह इतने दिनों में उसने मोहब्बत और अपनायत दिखाई है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक पराई लड़की आकर मेरे घर को इतना महका देगी। इसीलिए जब तक वो यहाँ पर रहना चाहती है इसे रहने दो। अब्बा ने भी कायनात के रहने के हक़ में अपना वोट दे दिया। जबकि मैं थोड़ा परेशान था, मुझे इसके बाप की तरफ से परेशानी थी और फिर ये भी था कि मैं इसे पसंद करने लग गया था और अपने दिल में इसकी मोहब्बत को महसूस कर रहा था। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर इसका बाप इसे लेने के लिए आ गया तो कहीं वो जाने पर मजबूर ना हो जाए। और एक दिन इसी तरह जब मैं छत पर अकेला बैठा हुआ था, कायनात ऊपर चली आई, मुझे देखा तो कहने लगी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, कहो क्या बात है। तो वो कहने लगी, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे बाप ने मुझ पर अमल करवाया हुआ है, मैं इस अमल को ख़त्म करवाना चाहती हूँ। तुम इसी आमिल को किसी दिन घर पर ले आओ। मैं अपनी ताकतें ख़त्म करके एक आम लड़की बनकर इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। अगर मैंने ताकतें ख़त्म ना की तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा और मैं अब वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे तुमसे और इस घर से मोहब्बत हो गई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हटकर मैं कहीं भी जी नहीं पाऊंगी। कायनात ने बड़े दिल से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया है तो मैं दंग रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। ताहम मैंने भी उसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं भी अपने दिल में तुम्हारे लिए वही जज्बात महसूस कर रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि अब तुम यहाँ से वापस जाओ, इसीलिए मैं इस मसले का हल सोच रहा था। और अब जब तुमने खुद ही ये बात की है तो ठीक है, मैं किसी दिन इस आमिल को ले आता हूँ और तुम अपनी जिनसादी होने की सारी ताकतों को ख़त्म करके एक आम लड़की बनकर हमारे साथ यहाँ पर रह जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए जल्द अज जल्द ये काम करते ही हम निकाह कर लेंगे। मैंने जब कायनात से कहा तो वह शर्मा सी गई और फ़ौरन नीचे चली गई। मुझे अब आगे की मंजिलें बहुत आसान लग रही थी और फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके पहले कई रुकावटें आई थी जिन्होंने वक्ती तौर पर परेशान तो किया था, लेकिन फिर अच्छे दिनों की उम्मीद दिल में जाग उठी तो वो भी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। कायनात अब बहुत बीमार रहने लगी थी। अम्मा अब्बा को इसकी सही मानों में तशवीश हो रही थी, क्योंकि वो सच में इसे अपनी बेटी मान चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से अपनी सेहत ख़राब करे। इसे बुखार होता है तो वो शदीद तपने लगती थी और फिर कई दिन तक ना संभलती। इसीलिए अम्मा ने एक दिन मुझे इस आमिल बाबा को लाने के लिए कह दिया। मैं भी जाकर फ़ौरन ले आया और जब इनसे कायनात के बारे में सब कुछ कहा और वो भी सर हिला कर कहने लगे कि ये बेटा है, ये बच्ची अपनी ताकतें ख़त्म करके यहाँ रही, अगर ये अपनी ताकतें ख़त्म नहीं करेगी तो जिन्नात की दुनिया से इसका ताल्लुक बाकी रहेगा और वो बार बार इसे तंग करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि एक ही बार ये अपना ताल्लुक तोड़ ले, इसके बाद ना कभी ये इधर जा सकेगी और ना ही कभी इससे मिलने के लिए कोई यहाँ पर आ सकेगा। किसी को भी मालूम नहीं होगा कि ये यहाँ पर है और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकेगी। बाबा ने जब तफसील से कहा तो कायनात कहने लगी, ठीक है आप ऐसा ही अमल करें, क्योंकि मैं अब वापस नहीं जाना चाहती और यहीं पर इस दुनिया में अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कायनात के कहने पर इस आमिल बाबा ने अमल शुरू किया। ये अमल बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि कायनात के चेहरे से ही इसी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो बार बार ज़ोर से अपनी मुठ्ठियाँ भींचती, अपनी आंखें बंद करती और अपने दांतों को ज़ोर से कस के भींच लेती। इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा मुझे इसके चेहरे पर आने वाले कुर्ब से हो रहा था, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये तकलीफ इसे खुद ही बर्दाश्त करनी थी और जब तक ये अमल मुकम्मल ना हो जाता तब तक मैं और कायनात एक नहीं हो सकते थे। कायनात इस तकलीफ़ के अमल से गुजर रही थी और मैं खुद दिल से इसकी तकलीफ़ को महसूस कर रहा था। मेरे दिल में इस वक्त इसके लिए मोहब्बत का एक ऐसा समुंदर ठांठे मार रहा था जो ना जाने कब से इसे अपना मान चुका था। कायनात के ऊपर ये अमल मुकम्मल हुआ तो वो जैसे बेहोश सी होकर एक तरफ को गिर गई। मैं बेख्तियार से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आमिल बाबा के रोकने पर मैं अपनी जगह पर दोबारा बैठ के आमिल बाबा ने अमल मुकम्मल करने के बाद मुझे कहा कि अभी ये कुछ दिन इसी तरह बेहोश रहेगी और फिर जब ये होश में आएगी तो मुकम्मल तौर पर एक नई लड़की होगी, इसे एक नई ज़िंदगी मिली। आमिल बाबा ये कहते हुए वहाँ से उठे और फिर चले गए। मैं परेशानी से बेहोश कायनात को देख रहा था। अम्मा को भी इसकी फ़िक्र हो रही थी कि आखिर अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया, लेकिन आमिल बाबा ने सब्र से इंतज़ार करने का कहा, इसीलिए हमारे पास इंतज़ार के अलावा और कोई चारा नहीं था। कायनात सारी रात बेहोश रही। जब इसे होश आया तो इसके चेहरे पर ताजगी और अंधियापन था।
कायनात अब जिन्नात की बंदिशों से आज़ाद हो चुकी थी। वो मुकम्मल तौर पर एक आम लड़की बन चुकी थी जो हमेशा से इसी दुनिया की वासी हो। कायनात ने अपनी जिनजादी होने की सारी सलाहियतें खो दी थी और अब एक आम लड़की बनकर वो हमारे घर रह रही थी। अम्मा अब्बा ने कुछ दिनों के बाद ही कायनात की मर्जी से मेरा और इसका निकाह कर दिया। निकाह के बाद मैं और कायनात बहुत खुश थे। कायनात के आ जाने से अब्बा का काम खूब चमका था। चूँकि मैं अब्बा के साथ पहले बेदिली से बैठता था, अब बड़ी खुशी खुशी वहाँ पर बैठकर काम करता था, क्योंकि अब्बा ने उजरत भी थोड़ी बढ़ा दी थी और काम भी अब पहले से चल निकला था। घर के हालात तो पहले से ही बेहतर हो गए थे। कायनात की मदद ने हमारे काफ़ी मामलात आसान कर दिए थे और अब मैं और कायनात एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कायनात को सिर्फ एक बात का अफसोस था कि वो अब कभी माँ से नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जिनजादी होने के नाते इसने अपनी सारी ताकतें खो दी थी और अब एक आम लड़की बनकर वो अपनी माँ से ना मिलने जा सकती थी और ना ही इसकी माँ यहाँ पर मिलने आ सकती। कायनात अक्सर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गमज़दा होने लगती है और परेशान हो जाती है, लेकिन मैं इसे तसल्ली देता हूँ और तो मेरी मोहब्बत के सारे वक्ती तौर पर वो इस बात को भी भूल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी माँ से मिलने को बेचैन थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और कायनात में से मेरे 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। वो दोनों गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और ज़हीन थे। वो दोनों जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका गैर मामूलीपन सामने आने लगा। इन दोनों के अंदर कुछ ऐसी ताकतें थी जो हम इंसानों में नहीं थे और इन कायनात इस बात से हैरान थे कि आखिर जब मैंने अपनी सारी ताकतें खो दी थी तो मेरी ताकतें बच्चों के अंदर कैसे आईं। और फिर ऐसे ही एक मौका पर हमने दोबारा ऐसे इस आमिल बाबा से रब्ता किया और जब इन्हें ये सारा बताया तो वो कहने लगे कायनात का असल ताल्लुक़ तो इसी दुनिया से है, इसीलिए कायनात के ताल्लुक़ को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी तो वो दोबारा इसके सामने आती। अब वो इसके बच्चों की सूरत में इसके सामने आ गई हैं, इसलिए कायनात के बच्चे अब आसानी से इस दुनिया में जा सकते हैं। ये हकीकत सुनकर मैं और कायनात बेहद हैरान हुए और कुछ परेशान भी हुए थे, क्योंकि हमें इस बात की परेशानी थी कि कहीं दोबारा से कायनात के बाप को कायनात के बारे में मालूम ना हो जाए, और अगर इसे मालूम हो गया तो वो दोबारा से कायनात की जान लेने की कोशिश ना करे। ये बात मुझे और कायनात को परेशान कर रही थी, इसीलिए आज कल हमारी नींदें हराम भी हुई थी। घर पर चूँकि मैं कायनात और मेरे बच्चे होते थे, अम्मा अब्बा काफ़ी बुरे हो चुके थे और इन्हें अब इन बातों की इतनी समझ भी नहीं थी। यही वजह थी कि मैं और कायनात अपने तौर पर इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हीं दिनों में हैरानकुन बात ये हुई कि एक दिन अचानक कायनात की माँ इससे मिलने आ गई। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा उदास थी और मरने से पहले एक बार इसे देखना चाहती थी। इसी की ज़ुबानी में मालूम हुआ था कि कायनात का बाप किसी दुश्मनी के नतीजे में काफ़ी साल पहले मारा जा चुका था और इसके मरने के बाद कायनात की माँ ने कायनात से मिलने की बहुत कोशिश की, इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अब जब कायनात के बारे में इसे मालूम हुआ तो वो फ़ौरन भागी इससे मिलने के लिए चली आई। कायनात की माँ ने कायनात को शादी के तोहफ़े के तौर पर बहुत जेवरात और जायदाद से नवाजा। कायनात तो लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन इनका यही कहना था कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी शादी के लिए संभाल कर रखा था कि तुम्हारे बाप का है और किसी का भी नहीं है और इसके ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक है। इसी वजह से कायनात ने वो सब कुछ कबूल कर लिया। कायनात की माँ इससे मिलकर क्या गई, कायनात भी इस अब पहले से बेहतर नज़र आने लगी। हमारे घर के हालात ने तो एकदम पलटा खा लिया था। अब तो मैं शहर में एक बहुत बड़ा दर खरीद लिया था और अपने बच्चों को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया था। बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था और अब मैं कायनात और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी भी गुजार रहे थे। कायनात की माँ का जब दिल चाहता वो कायनात से आकर मिल जाती और यूँ कायनात भी खुश रहती और अपने घर के सुख और खुशी का को महसूस कि मैं भी खुश रहता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन ज़ादी के साथ शादी करूंगा और यूँ इसे अचानक मेरी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। कायनात मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी बनकर मेरे सामने आई थी। अगर इस रात मैं भी जल्दी दुकान बंद करके चला जाता तो शायद कायनात मुझे ना मिलती और ना ही हम दोनों यूँ एक हो पाते। शायद ये सब कुदरत की मेहरबानी थी या इसकी तरफ से हम दोनों के साथ एक इशारा था कि आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी मैं और कायनात एक दूसरे के साथ ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे कि हमारी शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे हों। अम्मा और अब्बा जब मुझे और कायनात को खुश और आबाद देखते तो ढेरों दुआएं देते। कायनात के दिल में मेरे
माँ और बाप के लिए बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा इनका मुझसे ज़्यादा एहतराम करती और एक काम लड़की बनकर इनकी खिदमत करती। मैं जब अपनी जन्नत को देखता तो बहुत खुश और मुतमईन होता और कायनात का शुक्रिया अदा करता जिसने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे मुकम्मल कर दिया। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।